वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैरा अज़हर ऑफिशियल। हम अक्सर अपनी गुफ्तगू में या अपने एनालिसिस में ये बात करते हैं कि सिविलाइज्ड वर्ल्ड, सो कॉल्ड सिविलाइज्ड वर्ल्ड वेस्ट में जो प्रैक्टिसेस हैं, डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस, वो पाकिस्तान में क्यों अडॉप्ट नहीं की जाती। एक तो वॉर जो हो रही है हमास और इज़राइल के बीच में, और इसके अलावा भी जितनी वॉर्स हुई, उन्होंने ये साबित किया है कि वेस्ट के भी डबल स्टैंडर्ड्स हैं। अपने लोगों के लिए वो कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और डिलीवर करते हैं, और व्हेन इट कम्स टू देयर नेशनल सिक्योरिटी या देयर डीप स्टेट्स इंटरेस्ट, तो वो किसी मुल्क को तबाह करने से भी गुरेज नहीं करते। सो वो कोई मॉरल अथॉरिटी या ऐसा यार्ड स्टिक नहीं है जिनको हम बहुत परफेक्ट समझ के उन्हें फॉलो करें। ये ज़रूर है बिकॉज हम खुद थर्ड वर्ल्ड से हैं और हमारे स्टैंडर्ड्स तो बहुत ही गिरे हुए हैं, तो हम ये ज़रूर कहते हैं कि चलें वो हमसे कुछ बेहतर हैं बहुत सारे मामलात में, और हमें उनसे लर्न करके उन चीज़ों को अडाप्ट करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम ऐसी प्रेसिडेंट्स सेट हो रही हैं वेस्ट में भी, जिससे पता चलता है कि वो अभी तक रेसिज्म से ही बाहर नहीं आए, रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से ही बाहर नहीं आए। और ये बात हम ऑफ स्क्रीन तो बहुत ज़्यादा करते हैं कि अगर आप कोई प्रोमिनेंट पोजीशन पे जॉब्स लेने की कोशिश करें या अपॉइंटमेंट आपकी होनी हो इंटरनेशनली, तो आपका रिलीजन, आपकी रेस, आपकी बैकग्राउंड, आपकी नेशनैलिटी, आपका टिल्ट कितना डेमोक्रेटिक है, कितना सेक्युलर है, कितना प्रोग्रेसिव है, इन सब चीज़ों को काउंट करके हैंड पिक किया जाता है। इट्स रियली वेरी डिफ़िकल्ट कि आप पर्सन ऑफ कलर हों, यानी कि आप वाइट ना हो, आप ब्राउन हो या आप ब्लैक हो, और आपको बड़ा क्लीन रास्ता मिल जाए पावर कॉरिडोर्स में। ऐसा होता नहीं है। इसकी एक वाज़ेह मिसाल है अदील मंगी, जो कि बेसिकली अगर मैं आपको उसकी थोड़ी सी डिटेल बताऊं, तो जो बाइडन ने फर्स्ट मुस्लिम अमेरिकन जुडिशल नॉमिनी इनको नॉमिनेट किया, इनका नाम भेजा जजेस की अपॉइंटमेंट में, जो बाइडन की तरफ से इनका नाम गया। और उसके बाद एक ऐसा मसला खड़ा हुआ है यूएस में भी कि डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन, कांग्रेसमैन, उन्होंने इतनी स्क्रूटनी की है अदील मंगी की, उनसे ऐसे ऐसे सवालात पूछे हैं जिसमें एक उनका ब्राउन होना और एक उनका मुस्लिम होना वो रास्ते में खड़ा हो गया ज्यूरिस्ट बनने के। यानी आप जितने मर्जी बॉर्न अमेरिकन हो, आपने वहीं पे अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी हो, उस मुल्क की खिदमत भी बहुत की हो, बट व्हेन इट कम्स टू पोजीशंस लाइक अ जज, तो वहाँ पे सबको बड़ी परेशानी लाहक है कि अगर एक मुसलमान जज लग गया तो ये क्या प्रेसिडेंट सेट होगी। और जो डेमोक्रेट्स हैं और जो रिपब्लिकन्स हैं वो इक्वली वार्न कर रहे हैं बाइडन को कि आपकी चॉइस ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड को एकदम से ख्याल आया कि हम कुछ ज़्यादा ही फेयर प्ले वगैरह प्रीच करते हैं। लेट्स लर्न समथिंग फ्रॉम द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, जो कि बड़े आराम से जब दिल करता है अपने मुल्क में आमरीत ले आते हैं, लोग उसे डिफेंड भी करना शुरू हो जाते हैं। ऐसे जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं जो जिस तरफ की हवा चल रही हो उस तरफ की चीज़ों को सपोर्ट करना शुरू हो जाते हैं। ह्यूमन राइट्स एब्यूज़ भी होते हैं और वो उस पर शर्मिंदा भी नहीं होते हैं। ब्लेटेंट वायलेशन होती है इलेक्शंस में और वो उसको मानते भी नहीं हैं। और मैं ये जो बात कर रही हूँ, ये मैं कलेक्टिव साउथ एशिया की बात कर रही हूँ। साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आवर सेल्व्स, बिकॉज इस सारे खित्ते की हिस्ट्री तकरीबन एक ही है। और उसकी एक वाज़ेह मिसाल ये है कि इस वक्त इंडिया में मोदी साहब इलेक्शंस आने वाले हैं, जो हाल कर रहे हैं अपनी अपोजिशन का, अपने एक वज़ीर आला को गिरफ़्तार कर लिया एक पुरानी FIR पे, और जो कुछ वहाँ हो रहा है उन्होंने भी बहुत कुछ लगता है पाकिस्तान से सीख लिया है। तो हम उनसे सीखते सीखते मुझे लगता है इन्फ्लुएंस कर बैठे हैं US पे, और वहाँ पे एक मुसलमान ज्यूरिस्ट की अपॉइंटमेंट बहुत बड़ा मसला बन गई है। अभी आज ही के दिन नई एम्यूनेशन की सप्लाई भेजी है US ने इज़राइल को, डिस्पाइट द फैक्ट कि एक रेजोल्यूशन पास हो चुकी है सिक्योरिटी काउंसिल में कि आप सीज़ फायर करें, बट कोई नहीं सुन रहा यूनाइटेड नेशंस की। बेचारे सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो क्रॉसिंग्स पे खड़े होकर कभी रफ़ा पे कभी गाज़ा पे कहते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन एड आने दें, कोई रेट नहीं है उनकी। कुछ ऐसी ही जो इस वक्त एंटोनियो गुटेरेस की हालत है, कुछ ऐसी ही हालत हमारे 6 जजेस की है। और उन 6 जजेस ने लेटर तो लिख दिया है, उन्होंने ये कह दिया है कि हमारे साथ इंटिमिडेशन हुई है, कोerशन हुई है, और हमें डराया धमकाया गया है पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी की तरफ से, और इंटरफेरेंस हुई है जुडिशल मैटर्स में। अब वो कितने वल्नरेबल हो गए हैं
ये चीज़ यहाँ से कहाँ तक जाएगी, क्या इससे कोई इनकलाब आ जाएगा, ये वो क्वेश्चन है जिसको मैं एड्रेस करना चाहती हूँ। पाकिस्तान में एक ही लॉयर्स मूवमेंट हुई थी, और उस वक्त क्योंकि लॉयर्स जो थे वो किसी हद तक जिस तरह डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन की डिवीज़न है, उनकी भी एक डिवीज़न थी, पॉलिटिकल लीनिंग थी, और पॉलिटिकल एक्टिविज़म उस वक्त बड़ा एक्टिव था लॉयर्स में। आज वो सूरत हाल नहीं है। एतजाज़ एहसन जैसे लोग और बेशुमार लोग, उन्होंने बिल्कुल परवेज़ मुशर्रफ के सामने खड़े होकर जिस तरीके से फ़ाइट किया अपने राइट्स के लिए फॉर जुडिशरी, वो अनप्रेसिडेंटेड था पाकिस्तान के लिए। और वो भी एक मिलिट्री डिक्टेटर के सामने खड़ा होना, बेशक उन्होंने अपने नाम के साथ प्रेसिडेंट लगाया हुआ था, लेकिन ऑफ कोर्स ही वाज अ मिलिट्री डिक्टेटर। लोग उसको इक्वेट कर रहे हैं आज, वो समझ रहे हैं इन 6 जजेस का जो लेटर है उससे शायद कोई इनकलाब आएगा। आई डोंट हैव अ साइंटिफिक रीज़न टू से कि ऐसा नहीं होगा, बट आई डू हैव अ कॉन्टेक्स्ट हेयर, हिस्टोरिकल, based on our experience, based on our history, political history, कि ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? तसद्दुक़ हुसैन जलानी, पाकिस्तान में जो भी कमीशंस बनते हैं तकरीबन उनके सरबराह बन जाते हैं, और पाकिस्तान में सब कुछ हैंड पिक्ड होता है। जिस तरह मैं आपसे यूएस की मिसाल कह रही थी कि वहाँ पे किसी ब्राउन शख्स का या पर्सन ऑफ कलर का आराम से पावर कॉरिडोर में कहीं तक पहुँच जाना आसान नहीं होता। बराक ओबामा को प्रेसिडेंट बना के सिर्फ एक स्टैंप लगाई गई कि अमेरिकन डेमोक्रेसी जो है वो बिल्कुल तमीज़ नहीं करती काले और गोरे में। इसी तरह अब कोशिश की जाएगी अभी या नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कि किसी एक खातून को भी अमेरिकन प्रेसिडेंट बना दिया जाए, जस्ट टू प्रूव कि वेमेन एंड मेन आर इक्वल हेयर। लेकिन पाकिस्तान में इतना लिहाज भी नहीं रखा जाता। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव की मर्ज़ी चलती है। ये बात है तकरीबन 2007-8 तक की, जब एग्जीक्यूटिव बड़ी मजबूत होती थी, अदलिया पे अपने तकरीबन सारे डिसीजंस इम्पोज करती थी। जजेस डरते थे एग्जीक्यूटिव से, एंड बाय एग्जीक्यूटिव ब्रांच आई मीन द गवर्नमेंट्स। फिर आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ने और पॉलिटिकल लोगों ने जैसे जैसे अपनी स्पेस लूज़ की और सिविल मिलिट्री बैलेंस में जो मिलिट्री का रोल था वो ज़्यादा डोमिनेट किया, तो उसके बाद एग्जीक्यूटिव की भी वो अथॉरिटी नहीं रह गई जुडिशरी पे, और जुडिशरी के ऊपर जो इन्फ्लुएंस रिप्लेस हुआ वो गवर्नमेंट से हटके इस्टेब्लिशमेंट का आ गया। अब इस बात को तकरीबन एक दहाई गुजर चुकी है, एक दहाई से ज़्यादा, मोर देन 10 years कि ये हो चुका है, एंड वी ऑल नो इट। और इसकी मिसाल ये है कि 2013 से लेके आज तक जितनी भी डिसीजन मेकिंग हुई है जुडिशरी में पॉलिटिशियंस के बारे में, उसने हर पॉलिटिशियन को डैमेज ही किया है। डैमेज करने के बाद किस तरीके से कोर्शन, इंटिमिडेशन, इंस्ट्रक्शंस, जो मर्ज़ी कह लें आप उसको, एक 1 पेज पे होते हुए इस्टेब्लिशमेंट के साथ जुडिशरी ने मर्ज़ी के फ़ैसले ही दिए हैं जो इस्टेब्लिशमेंट ने चाहे हैं। इस बात का वाज़ेह सबूत है, और बिल्कुल अभी की मिसाल है कि कैसे पैनामा पेपर्स में सज़ा हुई पहले मियां नवाज शरीफ को, उसके बाद सब कुछ रिवर्स भी हो गया। आज वो इस मुल्क में बैठे हैं, वो इलेक्शन के बाद वज़ीर आज़म नहीं बने, कोई बात नहीं, उनके भाई वज़ीर आज़म हैं, उनके ऊपर से सारे केसेस ख़त्म हैं, पूरे ख़ानदान पे से सारे केसेस ख़त्म हैं। उनके बेटे अब स्कॉन्डर थे, अब नहीं हैं, इस मुल्क में वापस आ चुके हैं। 7 साल पहले तक वो कहते थे हम इस मुल्क के कानून को नहीं मानते बिकॉज हम तो यहाँ के सिटीजन्स ही नहीं हैं। आज उनकी बहन यहाँ की वज़ीर आला है। इन फैक्ट्स को जहन में रखते हुए कि कैसे फ़ैसले होते हैं और किसी को उठा के बाहर फेंक दिया जाता है, और कैसे फ़ैसले रिवर्स होते हैं, उसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि पाकिस्तान में कोई लॉयर्स मूवमेंट चलने वाली है या कोई जुडिशल एक्टिविज़म आने वाला है, तो वो उसकी मर्ज़ी है। सोचने पे या ख्वाहिश करने पे किसी का इख्तियार नहीं होता। दूसरा पॉइंट मेरे पास ये है कि इस लेटर का सुओ मोटो लिया जा सकता था। सुओ मोटो अब क्योंकि सिर्फ चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं रहा, तो कोई भी 3 जजेस इकट्ठे उसको टेकअप कर सकते थे, बिकॉज इट इज़ अ वेरी सीरियस मैटर। ये बहुत सीरियस है, इस पे कोई दो राय नहीं हो सकती। 6 जजेस का ऐसा लेटर लिखना जिसमें वो कहें कि ना सिर्फ मेडलिंग हुई है इनटू द अफेयर्स ऑफ जुडिशरी, बल्कि मर्जी के फैसले मुसल्लत करने के लिए हमारे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की गई है, ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट देखना होता है, किस मुल्क में कौन सी बात छोटी है, कौन सी बड़ी है। अगर इसका नोटिस लेना होता, इस पे कोई बहुत बड़ा तूफ़ान खड़ा होना होता, तो अभी तक सुओ मोटो हो जाता, चीफ जस्टिस खुद इन्वॉल्व हो जाते।
चीफ जस्टिस ने क्या किया है, उन्होंने एग्जीक्यूटिव ब्रांच के कंधे पे रख दिया है सब कुछ। उनसे मुलाकात कर ली, उसके बाद आज़म नज़ीर तारड़ एग्जीक्यूटिव को रिप्रेजेंट करते हुए यानी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए आए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसका जो सबसे ज़्यादा टिपिंग पॉइंट था वो ये था कि उन्होंने अपना माइंड एक्सपोज कर दिया कि अगर ये सब कुछ प्रूव ना हुआ तो फिर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। दिस इज़ गैस लाइटिंग कॉमन स्लैंग में, इसका कोई पॉलिटिकल मीनिंग नहीं होता। इट सिंपली मीन्स कि जो आए शिकायत करने, आप उसी को कहना शुरू कर दें कि नहीं नहीं समथिंग इज़ रॉन्ग विद यू, आपका दिमाग ख़राब है या आप गलत सोच रहे हैं या आपको गलत बात समझ आ रही है, ऐसा है नहीं। तो वो गैस लाइटिंग इन 6 जजेस की ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ही शुरू कर दी और गवर्नमेंट ने ही कमीशन बना दिया और अपनी मर्जी का ही ऊपर एक शख्स मुसल्लत कर दिया है। नथिंग पर्सनल अबाउट तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब, बट द थिंग इज़ दैट ही हैज़ अ हिस्ट्री। वो कमीशंस के हेड बनते रहते हैं, इसका मतलब है उनकी कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस इस्टेब्लिशमेंट में और एग्जेक्टिव के वो लेवल्स जो कम्युनिकेट करते हैं विद द इस्टेब्लिशमेंट, उनमें कहीं ना कहीं उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है या उनको काबिल एतबार समझा जाता है। अब चीफ जस्टिस जो कि खुद मेमोगेट कमीशन का हिस्सा रहे हैं, फैज़ाबाद धरना केस का उन्होंने फ़ैसला लिखा, और फैसलों में लंबे लंबे फैसलों में अगर आप पढ़ें तो वो चैम्पियन नज़र आते हैं सिविल सुप्रीमेसी के, और इस चीज़ के कि इस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल मुखिल नहीं होना चाहिए सिविल मामलात में। लेकिन अभी उनकी खामोशी, आई डोंट नो मैं उसके बारे में क्या कहूँ, खामोश हैं, मुलाकातें कर लेते हैं, लाइव ब्रॉडकास्ट का उन्हें बहुत शौक़ है तो इस केस का लाइव ब्रॉडकास्ट कर दें, हियरिंग ही सुनवा दें सिर्फ कि आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। कहने का मकसद ये है कि रियलिटी ये है कि पाकिस्तान में आपने, जब से मैं ये बात अपने हर एनालिसिस में कहती हूँ कि जब पॉलिटिशियंस ने अपनी पॉलिटिकल स्पेस छोड़ी और उस स्पेस को कवर किया इस्टेब्लिशमेंट ने, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने, तो उसमें कसूर किसका था? पॉलिटिशियन का था। ऑफ कोर्स वैक्यूम खाली नहीं रहता, जो भी डोमिनेटिंग फोर्स होगी वो आके उस जगह को ऑक्यूपाई कर लेगी जो जगह खाली होगी। तो अपने आप को लोगों से डिस्कनेक्ट करके जब पॉलिटिकल लोगों ने व्हीलिंग्स एंड डीलिंग्स बिहाइंड क्लोज डोर्स करने की कोशिश की और उस ज़रिए से आना शुरू कर दिया हुकूमतों में, उसका नतीजा ये हुआ कि आज ये 6 जजेस भी बेशक बोल लें, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, ये मामलात ऐसे ही चलेंगे। ये तो इखलाकियात से वैसे ही गिरी हुई बात है, वीडियो टैपिंग या ऑडियो टैपिंग, लेकिन वो तो फिर मरियम नवाज़ भी कहती हैं कि उनके पास भी मौजूद हैं, उनको कोई चैलेंज क्यों नहीं करता। मुझे वो जज साहब याद आते हैं जिनकी वीडियो रिलीज़ हुई, उसके बाद पता नहीं वो किस हाल को पहुँचे, बिकॉज ट्रॉमा इज़ रियल, वो दुनिया से ही चले गए। और भी पता नहीं ऐसे कितने मैटर्स होंगे जो लोग इफ़ेक्ट होते हैं, ये तो आप सिर्फ उनसे पूछें जाके। और ये जजेस भी पता नहीं कितने डेस्परेट हुए होंगे, इन्होंने तंग आके ख़त लिख दिया नोइंग कि ये वल्नरेबल हो रहे हैं, इससे अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो बहुत सिर्फ एक सेपरेट नोट पे इन्होंने जो काम किया है, अब उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, अब इन लोगों की गैस लाइटिंग होगी, अब इन लोगों से सवाल जवाब होगा, अब इन पे शक होगा। जिस तरह ऑलरेडी लोग कह रहे हैं जी टाइमिंग ये क्यों है, जैसे ही जस्टिस शौकत सिद्दीकी का केस डिसाइड हुआ है तो साथ ही इन लोगों के लेटर्स आ गए हैं। तो बात यह है कि हर चीज़ को शक की निगाह से देखना, उसको इतना कन्फ्यूजन की एक ऐसी स्टेट पे ले जाना कि लोग कन्फ्यूज़ हो जाएं और फिर उस मामले को आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज़ कर दिया जाए, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है हमारे यहाँ। बहरहाल इंटरनेशनल न्यूज़ लगी हैं और बहुत ही एक सुबकी का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी का नाम लेके हर न्यूज़ आउटलेट ने लिखा है कि दे हैव बीन मेडलिंग इनटू द जुडिशियल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान, they have been meddling into the political affairs of Pakistan, they have been involved in intimidation and coercion of the judges and their families. Matter is too serious. और अगर काजी फ़ाइज़ ईसा में थोड़ा सा भी वो वाला जज्बा मौजूद है जो मेमोगेट कमीशन में जब वो थे उस वक्त था, या अभी जब उनके ऊपर ख़ुद इल्ज़ामात लगे थे उनके ऊपर रेफरेंस था, तो जिस तरह उन्होंने सामने आके ख़ुद को डिफेंड किया था, और दैट वाज अ वेरी ब्रेव एक्ट, क्योंकि उस वक्त उनको विक्टिमाइज़ किया जा रहा था और उन्होंने उसे फेस किया था। तो उसी तरह दिस इज़ द टाइम, जजेस के अंदर जो डिवाइड नज़र आ रहा है वाज़े, चीफ जस्टिस इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे,
اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز ہیں، ہائیسٹ کورٹ کے. تو سپریم کورٹ اگر ان کا خیال نہیں رکھ سکتی، اگر اپنے ڈیوائڈ کو کور نہیں کر سکتی، تو پھر لوگوں کو بلا کے بڑے بڑے بھاشن دینے کی اور لائیو کوریج کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہرحال دس از اے ٹیسٹ آف جوڈیشری، دس از اے ٹیسٹ آف دا ایگزیکٹو، اینڈ دس از گوئنگ ٹو سیٹ دا ٹون کہ آگے بھی معاملات ایسے ہی چلنے ہیں، اسی طرح انٹیمیڈیشنز ہونی ہے، اسی طرح ججز نے بلیک میل ہونا ہے، اور اسی طرح جو آواز اٹھائے گا اس کے بارے میں خود گورنمنٹ یہ کہنا شروع ہو جائے گی کہ اگر یہ پروو نہ ہوا تو پھر ہم آپ کی طرف آئیں گے. یہ ٹون سیٹ ہوگی، لیکن اس میں سے نکلے گا کچھ نہیں. لیٹس سی، ہسٹری اسی طرح بنتی ہے، کئی دفعہ تھنگس سرپرائز اس. تو اگر کوئی سرپرائز ہوا تو وہ بھی سامنے آ جائے گا، بٹ جو میرا انالیسز ہے دیٹ از اس میں سے نکلے گا کچھ نہیں. سی یو نیکسٹ ٹائم.